नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सहारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अविकारी शब्द। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है वो है कि आप अव्यय या अविकारी कह सकते हो। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में 4 विकारी शब्द है और 4 ही अविकारी शब्द है, को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। फिर 4 टॉपिक है। संज्ञा नहीं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय को एक साथ पढ़ा जाता है। ये वाक्य, कारक, ये एक दूसरे से संबंधित है, उनको एक साथ पढ़ा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के। एक सामान्य परिभाषा की बात करें, वे शब्द वे शब्द जिन पर जिन पर काल अर्थात समय, कारक, वे शब्द जिन पर काल यानी समय, कारक, वचन तथा लिंग लिंग का कोई प्रभाव प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अर्थात अर्थात सदैव एक जैसे एक जैसे रहते हैं। तो उन्हें तो उन्हें अविकारी कहते हैं। ये है इनकी एक परिभाषा। वे शब्द जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। सदैव एक जैसे रहते हैं, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी कारक हो, कोई भी वचन हो, चाहे कोई भी लिंग हो, इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शब्द पर प्रभाव पड़ने का मतलब है शब्द की मात्रा न तो बढ़ती है और न ही मात्रा घटती है। अगर किसी शब्द की मात्रा लगातार काल, कारक, वचन, लिंग बदलने से बढ़ती या घटती है तो इसका अर्थ है कि वो विकारी है। अगर जिसकी मात्रा घटती नहीं है और नहीं बढ़ती है तो वो अविकारी शब्द। ये इनकी एक सामान्य परिभाषा मैंने आपको बताई। एक और एक व्याकरणिक परिभाषा अगर देखना चाहो तो एक और परिभाषा भी लिख सकते हो। वे शब्द वे शब्द जिन पर जिन पर व्याकरणिक वे शब्द जिन पर व्याकरणिक
कोटियों का व्याकरणिक कोटियों से या व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिन पर व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी शब्द की मात्रा न तो बढ़ती है और न ही घटती है। जब शब्द की मात्रा यानी शब्द की मात्रा प्लस माइनस होती है यानी घटती और बढ़ती है तो वो विकारी शब्द है। अगर शब्द की मात्रा न तो प्लस होती है और न माइनस होती है तो उसे हम अविकारी शब्द, तो उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूँ। जैसे एक शब्द मैंने लिखा है लड़का, लड़की, लड़के। जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे। जैसे मेरा, मेरी, मेरे। जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। अब इन शब्दों को आप देखो, लगातार इनकी मात्राएं बदल रही है। जैसे लड़का है और लड़का से क्या बन गया? लड़की है। तो लड़की शब्द के मूल में क्या है? लड़का है और इसमें ई प्रत्यय लगाकर लड़की बना दिया, फिर लड़के बना दिया। इसका मतलब इसकी मात्रा बढ़ रही है। जैसे अच्छा, अच्छा से क्या बन गया? अच्छी। तो अच्छी के मूल में क्या है? अच्छा ही तो है, अच्छे। मेरा, मेरी, मेरे। पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। यानी इनका रूप है वो बदल रहा है, रूप बदल रहा है। जैसे पहला जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा का रूप बदल रहा है। दूसरा जो शब्द है वो विशेषण है, विशेषण का रूप बदल रहा है। तीसरा जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो सर्वनाम का भी रूप बदल रहा है। चौथा जो शब्द है वो क्रिया है, इसका अर्थ है कि क्रिया का भी रूप बदलता है। तो ये चार तो हो गए विकारी शब्द है। ये चार क्या हो गए? विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो चार विकारी है। इनका तो काल, कारक, वचन, लिंग के आधार पर हम रूप बदल सकते हैं और ये शब्द बदलते रहते हैं। लेकिन एक अविकारी शब्द होते हैं उनका रूप नहीं बदला जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, राम तेज दौड़ता है। सीता तेज दौड़ती है। वे तेज दौड़ते हैं।
श्याम तेज दौड़ा। राम तेज दौड़ेगा। ये मैंने 5 वाक्य लिखे। इन वाक्यों में एक बात कॉमन आ रही है, सब में क्या आ रहा है? तेज आ रहा है, सब में तेज आ रहा है। यहां पर मैंने एक वचन पुल्लिंग के साथ भी तेज, यहां मैंने वचन चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग एक वचन के साथ भी तेज, फिर यहां पर मैंने वचन बहुवचन लिख दिया, फिर भी तेज। यहां पर मैंने काल बदल दिया, ये वर्तमान काल में था, श्याम तेज दौड़ा, भूतकाल में भी तेज। फिर यहां पर मैंने फिर काल को बदला, दौड़ेगा, भविष्य काल, फिर भी तेज। इसका मतलब है कि इस शब्द पर व्याकरण की कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्याकरण की कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काल, कारक, वचन और लिंग को बदलने से जो शब्द अपरिवर्तित रहता है उसे हम विकारी कहते हैं, अविकारी कहते हैं। तो ये अविकारी शब्द, ये क्या है? अविकारी शब्द। तेज यहां पर क्या है? अविकारी शब्द। इस पर व्याकरण की किसी भी कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहला वाक्य है एक वचन, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य है स्त्रीलिंग एक वचन, वर्तमान काल है। तीसरा वाक्य बहुवचन में है, वर्तमान काल है। चौथा वाक्य भूतकाल में है और पांचवा वाक्य भविष्य काल में है। फिर भी इनका ये चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम आज आएगा, कविता आज आएगी, ये आज आएंगे, ता आज आ गई, कविता आज आ रही है। यहां प्रत्येक वाक्य में ये शब्द आया है। ये क्या है? सब में आज आ रहा है। राम आज आएगा, भविष्य काल है। कविता आज आएगी, भविष्य काल है। वे आज आएंगे, बहुवचन है। ममता आज आ गई, कविता आज आ रही है। तो ये शब्द है, ये अविकारी शब्द। यानी सभी वाक्यों में एक ही शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इसे अविकारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। एक मिनट। शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अब बात करें कि अविकारी शब्दों के प्रकार।
अविकारी शब्दों के प्रकार कितने। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अविकारी शब्दों के प्रकार। तो अविकारी शब्द है वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। ये कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अविकारी। दूसरा है संबंध बोधक अविकारी। तीसरा है उच्च बोधक अविकारी। और चौथा है विस्मय बोधक अविकारी। ये 5 प्रकार, 4 प्रकार हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के माने जाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इनके अलावा निपात भी अविकारी है। इनके अलावा अगर कोई बात करे नोट में, निपात, निपात ही अविकारी है। बात भी क्या है? अविकारी है। लेकिन ये अविकारियों की संख्या को नहीं बढ़ा पा रहा है। संख्या कोई पूछे तो 4 ही है अविकारी शब्दों की, लेकिन कोई ये पूछ ले कि निपात क्या है, निपात भी अविकारी है। ये संख्या 4 से 5 नहीं करेगा, लेकिन है अविकारी। कई बार इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से अविकारी शब्द है, अविकारी है। ये क्वेश्चन आ गया। 1 नंबर ऑप्शन है संज्ञा, 2 नंबर ऑप्शन है सर्वनाम, 3 नंबर ऑप्शन आ गया क्रिया, और 4 नंबर ऑप्शन आ गया निपात। अब इनमें अविकारी कौन है? अब अविकारियों की संख्या तो हम 4 बांटते हैं, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये तो विकारी हैं। निपात अविकारी है। निपात क्या है? अविकारी माना गया है। तो इनकी संख्या तो 4 ही रहेगी अविकारियों की, लेकिन निपात या इसे अवधारक भी कहते हैं, निपात का दूसरा नाम अवधारक है, ये भी एक अविकारी है। इनको भी हम पढ़ेंगे कि निपात क्या है और इसको अविकारी का भेद क्यों नहीं माना जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्रिया विशेषण की, पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो काल यानी समय, स्थान या परिमाण यानी मात्रा या रीति के आधार पर क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है, वे शब्द जो काल यानी समय, काल का अर्थ समय, स्थान, परिमाण, परिणाम, परिमाण, परिमाण यानी मात्रा तथा रीति के आधार पर क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो काल यानी समय, स्थान, परिमाण यानी मात्रा और रीति के आधार पर क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं कि राम कब कल आएगा। कविता यहाँ रहती है। श्याम कम बोलता है। सीता अचानक आ गई। ये हमारे 4 वाक्य हैं। राम कल आएगा, सीता यहाँ रहती है, श्याम कम बोलता है, सीता अचानक आ गई। राम कल आएगा तो कल समय की जानकारी दे रहा है। क्रिया कब घटित होगी, आएगा कब, कल। कविता यहां रहती है, यहां स्थान की जानकारी दे रहा है। श्याम कम बोलता है, क्रिया कितनी घटित हुई है, कम हुई है, कम मात्रा में हुई है। सीता अचानक आ गई, क्रिया कैसे घटित हुई है, क्रिया के घटित होने का ढंग क्या है, उसकी रीति क्या है। अचानक क्रिया कैसे घटित हुई है, अचानक। तो इस आधार पर हमने देखा था कि समय के आधार पर क्रिया की विशेषता, स्थान के आधार पर क्रिया की विशेषता,
परिमाण यानी मात्रा के आधार पर क्रिया की विशेषता या फिर रीति के आधार पर क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर समय कल, यहां स्थान, यहां परिमाण मात्रा और यहां रीति है। वैसे अगर आपको ये देखें कि कब का उत्तर मिलता है, कब का उत्तर, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। राम कब आएगा, उत्तर क्या मिला, कल आएगा, तो इसका मतलब ये कालवाचक क्रिया विशेषण। कहां का उत्तर मिलता है, कहां का उत्तर, राम कविता कहां रहती है, उत्तर क्या मिला, यहां, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कितना या कितनी का उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक होगा। श्याम कितना बोलता है, उत्तर क्या मिला, कम बोलता है। या सीता कितनी बोलती है, कम बोलती है, तो कितना और कितने का उत्तर मिलेगा, तो परिमाणवाचक। और अगर कैसे का उत्तर मिलेगा, कैसे का उत्तर, तो रीतिवाचक। सीता कैसे आई, अचानक आई, सीता कैसे आई, अचानक आई। तो इस आधार पर अगर कब का उत्तर मिलता है, अगर आप क्रिया से प्रश्न करोगे कब का उत्तर मिलता है तो कालवाचक होगा। राम कब आया, राम कब आएगा। अगर कहां का उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक। किसका, कितना और कितने का उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक। कैसे का उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक है। इस आधार पर क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के हो गए, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। उनको भी हम पढ़ेंगे सबको। तो ये एक सामान्य आप कंफर्म कर सकते हो इस प्रकार से क्रिया से प्रश्न पूछकर। इसके बाद अगर हम बात करें, एक टिप्पणी लिखते हैं या नोट में लिखते हैं, बाद में फिर हम उनके प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम एक चीज नोट में लिखते हैं। नोट में यह है, वे शब्द जो क्रिया, वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत कम बोलती है। राधा कितनी बोलती है, कम बोलती है, ये तो हो गया क्रिया विशेषण। कम कितनी,
बहुत कम। तो बहुत शब्द है वो कम के लिए आया है, और कम किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? बोलती की। तो बहुत है वो प्रक्रिया विशेषण। जैसे कविता बहुत सुंदर लिखती है। तो सुंदर शब्द है वो क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। और कितना सुंदर? बहुत सुंदर। तो बहुत है वो सुंदर शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहां बहुत है वो प्रक्रिया विशेषण। प्रक्रिया विशेषण जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां जो तेज, तेज शब्द तो इसके लिए आया है, कितना तेज? बहुत तेज। तो बहुत शब्द यहां पर क्या है? तेज की विशेषता प्रकट कर रहा है। और तेज यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण है। और बहुत प्रक्रिया विशेषण। यह है कि जो विशेषण की विशेष जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम एक और चीज लिखते हैं नोट में या टिप्पणी में। टिप्पणी में हम एक चीज और लिखते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्योंकि व्याकरण में क्या है कि स्थान, अगर किसी शब्द का स्थान बदलते हैं तो उसकी व्याकरणिक कोटि भी बदल जाती है। अगर हम वाक्य में किसी शब्द का स्थान बदलते हैं तो उसका स्थान ही नहीं बदला जाता है, उसका नाम भी बदल जाता है, उसकी व्याकरणिक कोटि भी बदल। अगर वाक्य में अगर वाक्य में किसी किसी शब्द का स्थान, किसी शब्द का स्थान बदलते हैं तो तो कि व्याकरणिक कोटि भी बदल जाती है। अगर वाक्य में किसी शब्द का हम स्थान बदलते हैं, स्थान के साथ साथ उसकी व्याकरणिक कोटि भी बदल जाती है, उस शब्द का नाम भी बदल जाता है। या यूं कह सकते हो आप कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। यानी हम क्या देख रहे हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर देख रहे हैं। क्योंकि कुछ शब्द क्रिया विशेषण में भी आते हैं और वही शब्द विशेषण में भी आ जाते हैं। विशेषण में एक शब्द कब आता है? जब विशेषण कब होगा? जब कोई शब्द संज्ञा से पहले आएगा,
और उसकी विशेषता को प्रकट करेगा तो विशेषण है। अगर क्रिया विशेषण कब बनता है? कोई शब्द क्रिया से पहले आता है और उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो वो क्रिया विशेषण। जैसे हम एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे राम कम खाना खाता है। यहां पर जो कम शब्द है वो यहां पर लिखा है, ये करता है, ये कर्म है, और ये क्या है? क्रिया है। दूसरा वाक्य में लिख रहा हूं कि राम खाना कम खाता है। अब यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, कविता मधुर गाना गाती है। कविता गाना मधुर गाती है। एक और शब्द लिख देता हूं, श्याम सुंदर लेख लिखता है। श्याम लेख सुंदर लिखता है। ये मैंने कुछ उदाहरण यहां पर लिखे। पहला वाक्य है कि राम कम खाना खाता है। यहां कम शब्द है वो कर्म से पहले आया है। किससे पहले है? कर्म। कर्म है, इसका मतलब ये संज्ञा शब्द है, यानी कोई जलेबी रोटी है। यहां पर क्रिया तो ये है, तो ये संज्ञा से पहले आया है तो ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। दूसरा वाक्य है कि राम खाना कम खाता है। ये कम है वो क्रिया से पहले आया है, क्रिया से पहले आया है। यहां पर क्रिया कम हो रही है, यहां पर खाना कम था और यहां पर खाने की क्रिया कम है, तो ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखो, मैंने वाक्य में इस शब्द का, कम शब्द का स्थान बदल दिया, तो स्थान बदल दिया तो इसका नाम भी बदल गया। यहां पर तो ये विशेषण था और यहां पर इसका नाम क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इसलिए वाक्य में किसी शब्द का हम स्थान बदलते हैं तो उसका नाम भी बदल जाता है, उसकी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। दूसरा वाक्य देखो कि कविता मधुर गाना गाती है। यहां मधुर शब्द गाना से पहले आया है। इसका अर्थ यह है कि गाना मधुर है। गाना क्या है? मधुर है। इसका अर्थ है राग। उसकी राग मधुर नहीं है, गाना अच्छा है, गाना बढ़िया है, तो ये विशेषण है। और यहां पर देखो, कविता गाना मधुर गाती है। यहां जो मधुर शब्द आया है वो राग के लिए आया है, कि गाना बढ़िया नहीं है लेकिन उसकी राग बढ़िया है, क्योंकि यहां क्रिया से पहले आया है तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। उसी तरीके से श्याम सुंदर लेख लिखता है। यहां सुंदर शब्द लेख से पहले आया है, इसका मतलब उसकी राइटिंग से नहीं, वो उसकी शब्दावली अच्छी है, उसकी शब्दावली अच्छी है। और यहां श्याम लेख सुंदर लिखता है, इसका अर्थ यह है कि उसकी राइटिंग सुंदर है। उसकी राइटिंग क्या है? सुंदर है। तो यहां ये क्रिया विशेषण है, यहां पर ये विशेषण है। उसी तरीके से यहां पर ये विशेषण है, यहां पर ये क्रिया विशेषण है। यहां पर ये विशेषण है, यहां पर ये क्रिया विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है वो विशेषण होगा। जो वही शब्द अगर क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता को प्रकट करेगा तो उसे प्रक्रिया विशेषण।
यही मैं समझाना चाहता था कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। ये अंतर हम देखना चाह रहे थे कि जो शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे विशेषण कहते हैं। अगर वही शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर वाक्य में किसी शब्द का स्थान बदल देंगे तो उसकी व्याकरणिक कोटि भी बदल जाती है। और यही हमने यहाँ देखा है कि ये विशेषण है तो ये क्रिया विशेषण है, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण। ये चीजें हमने देखी है। अब क्रिया विशेषण के जो प्रकार है, जैसे कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, ऋतुवाचक है, इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।